नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जैसे जैसे चुनाव का शोर बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की सत्ता की ओर से लगातार लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है, प्रलोभन भी दिया जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उसको मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब से अलग लगता है इस बार कि जनता का मूड कुछ इतर है। 2014 से इतर, 2019 से इतर। आपको स्मरण होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, दिल्ली की सत्ता ने तुरंत CAA को पूरे देश भर में लागू करने की घोषणा कर दी। आज हम CAA NRC पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम आज आमंत्रित कर रहे हैं गांधीवादी, कानून की छात्रा, कानून को जीनने वाली, बहुत सारी गांधीवादी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, मुनिजा रफ़ीक खान जी से। तो हम सीधे चलते हैं, मुनिजा जी से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मुनिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना समय निकाला हम लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, एक कानून जिसे 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया गया, 5 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ठीक इलेक्शन के पहले उसे लागू कर दिया गया। अभी कल ही गृह मंत्री ने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने फिर इस बात पर जोर दिया है कि वो CAA NRC को लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड का भी जिक्र किया कि ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो केवल उत्तराखंड, अब आने वाले समय में जहाँ जहाँ BJP शासित सरकारें हैं उन सभी जगहों पर ये कानून लागू हो जाएगा, समान नागरिकता का। इसे किस रूप में लेती हैं? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये जो CAA है, NRC है, इससे ये है क्या चीज़ और इससे एक दहशत का माहौल क्यों बना हुआ है? नमस्कार अजय जी। अच्छा हुआ कि आज इस बात पे चर्चा हो रही है। देखिए, हमारा देश, हमें ये तय करना पड़ेगा कि ये देश संविधान से चलेगा या संविधान से नहीं चलेगा। और जहाँ तक संविधान की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में न्याय, समता की बात को लेके आगे बढ़ाया है, और उसके इतर अगर हम देखें, ये जो CAA की बात आ रही है, जो CAA लागू हुआ है, ये एक धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है जी। और हमारा संविधान, हमारा देश जो है वो सामूहिकता को लेके चलने वाला है, और CAA NRC जो है पूरी तरह से धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है कि हम एक धर्म के लोगों को हटा करके कुछ धर्म के लोगों के साथ हम काम करना चाहते हैं। और उसी का ये रूप है CAA जो आया है, और NRC जो इनका है, वो दोनों को एक साथ लेकर ही देखना है, कोई अलग अलग नहीं है जी। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो पीड़ित हैं, मुसलमान को छोड़ के दूसरे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हम उनको नागरिकता देंगे, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में अहमदिया भी हैं और हज़ारा भी हैं, वो भी पीड़ित हैं। बहुत से कम्युनिस्ट लोग हैं जो पीड़ित हैं, बहुत से लिबरल माइंड के मुस्लिम्स हैं जो पीड़ित हैं, तो वो भी आना चाहते हैं। अगर तो आप उनको नहीं देंगे, या आप बांग्लादेश और में या अफगानिस्तान में भी इस तरह के लोग हैं, तो पूरी तरह से आपने बिल्कुल एक धार्मिक राष्ट्रवाद पर इस देश को चलाने का आपका मंशा है। और जो RSS की एक आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो उस तरह से ही कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो कहा है कि वो 3 कंट्रीज़ का जिक्र किया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देशों की, श्रीलंका भी है, म्यांमार है, श्रीलंका है जी। वहाँ से आप नहीं देख रहे, आप
श्रीलंका में ऐसे बहुत से लोग पीड़ित हैं, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, जी। आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये इलेक्शन के टाइम में आप, जैसे आपने कहा भी कि आपने 4-5 साल पहले तो इसे नहीं किया, आज जब चुनाव आ गया तो आप सीए को आपने लागू कर दिया, क्योंकि आप चाहते हैं कि हिंदू ये जो वोट है, वोट पोलराइजेशन के जी, बल पे जी। ही आप जीतना चाहते हैं। जी। पर यह भी है कि हर बार वो चीज़ सही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप वोट पोलराइज कर रहे हैं कि किसी तरह से ये हिंदू वोट मुस्लिम वोट बटे। और उसी के तर्ज पे आप उत्तराखंड में यूसीसी भी ले आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, या आप सीए लाए हैं या एनआरसी ला रहे हैं, और रह करके हमारे जो मंत्री जी लोग हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो एक भाषा बोलते हैं जिससे एक तबका डरा रहे, वो दब के रहे, वो अभी से उसको लगे कि हम इस देश में एक सेकंड क्लास सिटीजन है। हाँ। तो वो अभी आपने देखा होगा बनारस में उन्होंने कह दिया कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के उसमें जो है वो मांस मीट मछली नहीं बिकेगा। अब 2 किलोमीटर से आगे भी जो लोग भेज रहे हैं उनको भी आपने रोक दिया। तो हर वक्त वो एक डराने का काम करते रहे जी जी। कि तुमको अगर रहना है तो हमारी शर्तों पर रहो, नहीं तो बोलना मत। अब इसी वक्त उनको ज्ञानवापी से उठा दिया, मथुरा को उठा दिया, और भी मस्जिद मंदिर सब मज़ार सब उठा रहे हैं, कभी ताजमहल कभी लाल किला। तो ये सारी चीज़ें चुनाव को लेकर है, चुनाव के बाद फिर देखिएगा सब खत्म हो जाएगा, फिर ये शांत बैठ जाएंगे। तो सीए एनआरसी उसी का हिस्सा भी है, और सीए एनआरसी बिल्कुल एक प्लान वे में लाया जा रहा है कि हम यहाँ पर धार्मिक राष्ट्रवाद चलाएंगे। हम जो संविधान से जो देश चल रहा है, हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान से देश को नहीं चलाएंगे। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि इससे किसी को डरने की बात नहीं है, हम किसी को निकालने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को बाहर नहीं करने जा रहे हैं। भाई ये तो ये बात कहते हैं, लेकिन सीए एनआरसी का मतलब आप कहते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। जी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसको अभी हमारी जो सीनियर लॉयर इंदिरा जयसिंह ने उठाया, कि आप जो वहाँ से लोगों को देंगे नागरिकता, आप कह रहे हैं कि वहाँ के नागरिक हैं, आप दिखाइए, प्रूफ करिए कि आप पाकिस्तान के नागरिक हैं या आप बांग्लादेश के हैं। पीड़ित क्या हो गए, पीड़िता का कोई प्रूफ होगा? जी। वो भी कोई प्रूफ नहीं है। मान लीजिए कि वहाँ का कोई एक नागरिक है, कोई क्राइम किया हो, और वो आप तो कहेंगे नहीं कि वो क्रिमिनल है कुछ है, और वो कहेंगे नहीं हम वहाँ के नागरिक, हमको यहाँ की नागरिकता दे दी। यानी हमारा देश ये है कि हम वहाँ के जो भी क्रिमिनल्स हों, ये नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम है हिंदू, कोई भी गलत काम करके हम उसको नागरिकता यहाँ दे देंगे। फिर आप 2 से 3 करोड़ लोग करीब ऐसे हैं इन 3 देशों में। खाली अगर मान लीजिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग यहाँ आ ही गए, अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है, नौकरी नहीं है, रहने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा किस तरह से लोग मरे हैं। आप कहाँ से उन लोगों को दे देंगे? अब ये जो हम लोग उदारता हमारी सरकार दिखा रही है कि हम बहुत बड़े उदार हैं और बहुत बड़े हम भाई ये हैं कि हम तो देखिए पड़ोसी देश के लोगों को बुला रहे हैं, वो उदारता सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ है, आप पूरे में भी नहीं दिखा रहे। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने जो बताया कि जो लोग, इन्होंने तो ये कहा है कि धार्मिक रूप से जो पीड़ित होंगे उनको हम अपने यहाँ शरणार्थी के रूप में जगह देंगे। अब किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि वो शरणार्थी, वो धार्मिक रूप से पीड़ित है। ये जो सबकॉन्टिनेंट है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वहाँ पर ऐसा शायद ही कोई देश हो जहाँ पर कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत नहीं हो और लोगों के पास काम हो। कल को पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ का कोई युवा उसको काम नहीं मिल रहा है और वो ये कह करके आपके यहाँ चला आता है कि हम तो बहुत प्रताड़ित हैं, तो आप उसको भी एंटरटेन करेंगे, फिर उसको रोज़गार कहाँ से देंगे आप? यही तो चीज़ है जिसको अभी उठाया गया है कि भाई आप जो बुला रहे हैं वहाँ से लोग आ जाएंगे, आप उसको यहाँ क्या दीजिएगा? हमारे यहाँ तो खुद ही अपने यहाँ की समस्या है। अभी हमारे यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा, ना एजुकेशन मिल रही है, ना हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, ना रोजगार है। जो रोजगार करते थे वो भी खत्म हो रहा है, बुलडोजर के नाम पे गिरा दिया जा रहा है, नौकरी नहीं है, नौकरी के नाम पे पेपर लीक हो जाता है जी। तो ये आप नए लोगों को जो बुलाकर ये उदारता दिखा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? विश्व गुरु का बस है कि हम बहुत बड़े उदार हो गए, और विश्व गुरु करके हम उदारता में करके यहाँ पे हम उन लोगों को क्या देंगे, क्या खिलाएंगे? कहाँ है हमारे पास चीज़? तो कोई प्लानिंग नहीं है, बस चुनाव आया है, छोड़ दो कोई एक मुद्दा, चुनाव किसी तरह से जीत जाए, कुछ करें, फिर देखा जाएगा। बिना योजना के हमारी ये सरकार काम कर रही है। एक ही योजना इनकी है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो आरएसएस जो चला रही है उस नाम पे काम कर रही है।
आरएसएस के एजेंडे को इनको आगे बढ़ाना है। हम एक चीज़ समझना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं। एक्चुअल एक आप कानून की छात्रा भी रही हैं। सीएए जो समान नागरिक संहिता है संशोधित, इसमें है क्या चीज़, करना क्या चाहते हैं? देखिए सीएए वैसे हम कानून के तो नहीं है, हम सोशोलॉजी के छात्र हैं, अभी भी से आपने भी वही पढ़ाई किया। हाँ, लेकिन हमारा जो पीएचडी था वो एक सोशल लीगल था, मुस्लिम वीमेन स्टेटस को लेकर। नहीं, इसीलिए मैंने कहा भी कि उस समय भी सीएए जो है, जो इनका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बन गया है, सीधे सीधे इनका ये कहना है कि जो 3 देश हैं हमारे पड़ोसी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ जो माइनॉरिटी में लोग हैं, वो हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख हैं, वो तो कम संख्या में है, जो हिंदू लोग हैं, उनको ये बुलाना चाह रहे हैं अपने देश में कि आप आ जाइए भाई, और अपना ये प्रूफ दिखाइए कि आप वहाँ के नागरिक हैं, तो आप जो है यहाँ के आना चाहते हैं और आप पीड़ित हैं, तो हम आपको यहाँ की नागरिकता दे देंगे, अब आप आइए यहाँ रहिए। उसके बाद इनका क्लियरिटी नहीं कि हम यहाँ आकर क्या करेंगे। देखिए वही पॉलिसी आपकी अलग भी है, जैसे आसाम है। आसाम में वो लोग, आसाम के जो लोग हैं वो विरोध करते हैं सीएनआरसी का, और वो बांग्लादेश के हिंदू का भी विरोध कर रहे हैं, मुसलमान का भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वहाँ के और मुस्लिम, अगर वो यहाँ जो रह रहे हैं या आएंगे, हम दोनों का विरोध करते हैं। तो उनकी अपनी एक, तो उसमें भी सरकार क्लियर नहीं है, सरकार फिर उसका जवाब कुछ नहीं देती है। तो जहाँ सवाल उठ जाते हैं, जहाँ लोग प्रश्न कर रहे हैं, वहाँ पे ये फिर वहाँ से हट जाते हैं, फिर कोई दूसरा मुद्दा ले आते हैं। वो कहा जाता है ना, ये माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं। अगर एक मुद्दे पर सवाल पूछ लिया गया, इनको घेरा गया अगर, तो कहीं और चले जाएंगे। तो असम का नहीं क्लियर किया इन्होंने, हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करके आपने किया, वहाँ कोई अभी रिजल्ट नहीं निकला। अब आप ले आए कि हम पूरे देश में सीए कर देंगे, एनआरसी करेंगे, फिर क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे, उसका भी कोई आपके पास ड्राफ्ट नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप क्या स्थिति होगी महिलाओं की, क्या होगा दलितों का, आदिवासियों का, आप कुछ नहीं बताते, बस सिर्फ एक हवा बना देते हैं कि, और ये चाहते हैं कि मुसलमान इस पर सड़क पर आ जाए, विरोध करे, तो उससे फिर कुछ मुद्दे बनेंगे, कुछ वोट पोलराइज होगा। एक समझदारी मुसलमान कर रहा है कि वो सड़क पर इन सब चीज़ों से नहीं कर रहा है, वो बच रहा है। और आपने आसाम का उदाहरण दिया, वहाँ तो पिछली बार भी जो इन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, तो उसमें लाखों की तादाद में जो वहाँ के मूल नागरिक हैं वही बाहर हो गए थे। मेन चीज़ इनका ये भी है कि पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वहाँ एक खास प्रजाति के लोग हैं, उनको खुश करने के लिए अपना नाचते गाते भी हैं, और बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश आप जाते हैं तो उनके साथ डांस वांस भी करते हैं। करीब शायद 3 करोड़ की आबादी भी होगी उनकी, उनको लेकर के ज़्यादा आशान्वित होते हैं। अभी आपने नाम लिया जो हमने शुरुआत में जो कहा था कि समान नागरिकता की जो बात करेंगे, एक कानून ले आएंगे। ये अनेकता में एकता वाला देश है, जहाँ पर कि तमाम तरह के धार्मिक धर्म हैं, उनकी अपनी अलग पहचान है, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, हर 4 कदम के बाद सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में एक समान नागरिक कानून किस तरह से उसको लागू करेंगे? क्या आदिवासियों को की जो अपनी परंपरागत जो उनकी पहचान है उसको भी ख़त्म कर देंगे? देखिए वैसे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत विरोधी नहीं हैं। हमारे देश में एक क्रिमिनल लॉ है, वो सबके लिए लागू है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पर्सनल लॉ सबके हैं वो फैमिली को लेके, इनहेरिटेंस को लेके और एडॉप्शन वगैरह को लेकर के होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका इंटेंशन, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और वो जेंडर जस्ट होना चाहिए। महिलाओं को इंसाफ उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इंसाफ किसी भी धर्म में नहीं मिला, किसी पर्सनल लॉ में नहीं मिला। सारे धर्म में, सारे पर्सनल लॉज में उनको कहीं भी समानता का अधिकार नहीं है, ना इंसाफ मिला है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ रहा है तो आप उसको एक ड्राफ्ट लाइए, उसमें महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, दलितों को इंसाफ मिलना चाहिए, आदिवासियों को मिलना चाहिए, हमारे जो ऑक्यूपेशनल कास्ट है, जो किसान, मतलब उन लोगों को फैमिली लॉज में मिलना चाहिए बराबरी का हक। लेकिन वो इनकी मंशा नहीं है। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड में विरोध का सवाल है, विरोध भी अमंग द हिंदूज भी ज़्यादा है,
क्योंकि आदिवासियों के अपने लॉज हैं। वही। और आप एक जगह से चले जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश में जब शादियां होती हैं तो 7 फेरे लगते हैं। हाँ। आप महाराष्ट्र और कहीं और जगह जाइए, कहीं 3 फेरे लगते हैं। कहीं जयमाल की इम्पोर्टेंस है, कहीं नहीं है, कहीं अग्नि को फेरा मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं। मुसलमानों में तो चलिए एक निकाह है, वो एक निकाह सब में चलता है वो करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो रुकनी भी चाहिए, 4 शादी की जैसे इजाज़त अगर है तो वो बैन होना चाहिए। हाँ। पर इक्वल राइट्स प्रॉपर्टी में नहीं है, कम मिला है, लेकिन वो बराबर का मिलना चाहिए। तलाक का अधिकार सबको होना चाहिए, वो हिंदू में भी होना चाहिए, मुसलमान में भी होना चाहिए, कि महिलाओं को भी अधिकार मिले। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फैमिली लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड में होना चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर जेंडर जस्ट होकर आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आप उसको भी एक तरफा कर रहे हैं तो फिर वो भी उसी तरह का रह जाएगा जैसे बाकी पर्सनल लॉस। तो बेसिकली हम उसके बहुत विरोध में नहीं है, हम उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, और ठीक ठाक अगर आता है और सबको बराबरी का वो दे रहा है तो ठीक है, पर एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने सही कहा कि लेकिन डर तो यही बना हुआ है कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के टारगेट करके तो नहीं चल रहे हैं। जैसे आप लेकर के आए, तलाक के खिलाफ कानून लेकर के आए। हमारे जहाँ तक मैंने सुना है और जो लोगों से बातचीत से पता चला कि वो टेलीफोन पर तलाक 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 बोलने या मैसेज दे करके इस तरह की चीज़ें केवल हिंदुस्तान में ही चल रही थी, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो आपने उसको हटाया, उसको बंद करने की कोशिश की, वो एक अच्छी पहल थी। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कदम कदम पर जो बदलती चली जा रही हैं। हमारा देश जो जिस ढंग का है, तो उसमें क्या ये उतनी सोच के साथ, उस सोच के साथ कि एक कंक्रीट व्यवस्था लागू हो पाएगी, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं इस समान नागरिकता। देखिए, एक चीज़ तो ये कि इन्होंने तलाक का हटाया, ऐसा क्रेडिट हम लोग नहीं देते, क्योंकि 85 में जब हमने अपना पीएचडी का शुरू किया था, शाबानो केस उस वक्त था, उस वक्त भी मूवमेंट चल रहे थे महिलाओं के आंदोलन की, यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी पक्ष में, और ये 3 तलाक के उसमें कि बंद हो। लिबरल जो मुस्लिम से डॉक्टर असगर अली इंजीनियर हो, सैयदा हामिद जी थी, बहुत से ऐसे लोग थे, हम जैसे लोग तो अभी उस वक्त स्टूडेंट थे, और ये पहल थी कि ये जो तलाक का तरीका दिया गया पर्सनल लॉ में, ये बेसिकली कुरान में तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में यही चल रहा है कि एक बार में तलाक तलाक कहा हो गया। या आजमगढ़ के मुबारकपुर में आप जाइए तो वहाँ व्हाट्सएप पे भी तलाक हो जा रहा था। तो इसके खिलाफ महिलाओं का एक आंदोलन चल रहा था, उसमें लिबरल और सेकुलर जो मुस्लिम फैमिलीज थे वो लोग चला रहे थे कि इस पर रोक लगे। उस वक्त कुछ हुआ भी, कांग्रेस ने शाबानो वाले केस में किया, लेकिन फिर वही पॉलिटिकल, उनका भी वोट बैंक का मामला था, उसको उन्होंने भी पलट दिया, और फिर वो अयोध्या का मामला आया, लंबी एक अलग स्टोरी है। तो अब इन्होंने जो किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, तो सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट जाएगा, उसमें इनकी वो नहीं। हाँ, लेकिन ठीक है, ये इन्होंने अपना एक जो बना लिया है कि इनके डर के बारे कोई बोलेगा नहीं, तो उसका फायदा महिलाओं को मिल गया कि चलिए ठीक है, हमारे जो भाई ट्रेडिशनल और दकियानूस तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी ज़्यादा है ना। हाँ। जो धर्मगुरु लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि बदले। शाबानो में उन्होंने पूरा एक निकाल दिया था लोगों ने कि काम नहीं बदला, कैसे कर दिया, तो राजीव गांधी को पलटना पड़ा। अब ये कि इस वक्त तो जानते हैं कि मोदी के इनके राज में तो पलट नहीं सकता है, तो वो हो गया तो अच्छी बात है, पर वो क्रेडिट महिला आंदोलन और महिलाओं का जाएगा जो लंबा 30, 35, 40 साल से चला रही थी आंदोलन। जी। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही बात है कि उसने कर दिया, और ये होना भी चाहिए था, ये रुकना ही चाहिए, तो वो अच्छी बात हुई। चाहते हैं कि ये जो 4 शादियाँ वाला है मामला, उसको भी बैंड हो। इवन आपके जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो और ईरान हो, इराक हो, टर्की हो, सब जगह में कहीं भी 1 से 2 शादी कोई नहीं कर सकता है। इन केस कभी किसी अगर कोई केस में करना भी पड़ा तो आपको फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेनी होगी। देखिए, हमारे देश में ये नहीं चल रहा। हमारे देश में कुछ रिफॉर्म हुए भी थे उस टाइम में, और ऐसे लिबरल मुस्लिम्स लोग आई थी, महिलाएं भी और पुरुष भी, लेकिन अब यह हालात ऐसे इधर 10-12 साल से जो देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक डर का, इनसिक्योरिटी का, आइडेंटिटी की क्राइसिस ज़्यादा आ गई कि चाहते हुए भी बहुत से लोग
अब खुल के बोल नहीं पाते क्योंकि उनको मौका मिल जाता है, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो। हाँ। कर्नाटक में जो हुआ, हम सब हिजाब के खिलाफ है, सब कुछ है, लेकिन फोर्सफुली अगर आप करिएगा तो उसके हम खिलाफ नहीं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती आप कहिए कि आपको यही खाना है, आपको यही पहनना है, तो उसके खिलाफ है। वरना हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हटें और एक हमारी जो एजुकेशन है वो लिबरल हो, हमारे खान पान में छूट मिले, वो होना चाहिए। और ये देश हमारा एक सभी धर्मों को लेकर, सब जातियों को लेकर, सारी भाषाओं को लेकर, पहनावे को लेकर, त्यौहार को लेकर एक अच्छा सा बगीचा है, गुलदस्ता। बिल्कुल। और उसको आप खत्म करके एक ही रंग में हर चीज़ रंग रहे हैं, एक राष्ट्र, एक भाषा, हाँ, एक कानून, एक चुनाव, सारा कुछ एक में करते जा रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ है। अब ये बात तो सही है कि अब तो सब कुछ सेंट्रलाइज करने की कोशिश है कि सब एक साथ एक ही चीज़ रहेगी। सत्ता भी एक ही काम करेगी। दिल्ली की सत्ता, जो हम लोग का गणराज्य था, उस सिस्टम को भी धीरे धीरे कहा जा सकता है कि तोड़ने की कोशिश चल रही है। उसी हिसाब से हम केवल हिंदू राष्ट्र, अभी हिंदू राष्ट्र की कल्पना संविधान को ही पूरी तरह से ख़त्म करने की भी एक साजिश के रूप में देखा जा रहा है, जो लगातार बुद्धिजीवियों की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से, ख़ासतौर पर मैं बात करूंगा यहाँ कांग्रेस की या अदर पार्टीज़ जो हैं वो इसको लेकर के बार बार कह रही हैं कि ये पिछली बार जो न्याय यात्रा शुरू हुई थी राहुल गांधी की, उसके जस्ट पहले मैं एक दिन योगेंद्र यादव जी को भी सुन रहा था। उनका कहना था कि अगर ये जो 2024 का इलेक्शन है ये ठीक लगभग उसी तरह से है जैसे कि आज़ादी के पहले की स्थिति थी, तो सबसे बड़ा खतरा हमारे संविधान को लेकर के है। तो उसी तरह से संवैधानिक सारी चीज़ें आप बदल देंगे, सब कुछ एक वे में लेकर के आप चलेंगे, हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर के एक आसन्न खतरा ज़रूर है ये। अगर ऐसा होता है तो कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे कंट्री को लेकर के, अगर ये फिर से आते हैं और इनकी जो आशंकाएं इनको लेकर के व्यक्त की जा रही हैं वो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, ख़तरा तो है, बहुत बड़ा ख़तरा है, और जो लोग कह रहे हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज़ादी के पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो खतरा था, उससे कहीं ज़्यादा और बड़ा खतरा, और वो लड़ाई शायद आसान थी उस हद में कि हमारा दुश्मन बाहरी था, ब्रिटिशर्स थे। हम सब ने मिल के लड़ाई लड़ी, उसमें हर जाति के, हर धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, किसान भी थे, महिला भी थी, सब ने मिल के लड़ी, और दुश्मन डिक्लेयर था कि एक ब्रिटिशर्स है। अभी दुश्मन हमारे बीच के हैं और वो देश को तोड़ रहे हैं। वो देशभक्त वो नहीं है, देशभक्त तो वो है, वो किसान है, वो महिलाएं जो लड़ाई लड़ी, जो सड़कों पर हैं, वो दलित है। लेकिन जो देशद्रोही लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, वो इस वक्त जो है अपने को देशभक्त कह करके, और जिस तरह से उन्होंने एक भ्रम और मीडिया का सहारा लेकर के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, वो खतरा और ज़्यादा है। और अब अगर आने के बाद वो करेंगे, वो सीधे सीधे वही खतरा ये भी लोग देख रहे हैं कि अब चुनाव ही नहीं होगा, ये आखिरी चुनाव है। खतरा ये भी देख रहे हैं कि संविधान ही खत्म कर देंगे ये, क्योंकि सबसे बड़ा तो इनका दुश्मन संविधान है। हाँ। और यही वजह है कि गांधी जी को जब गोली मारी इन्होंने, तो गांधी जी को गोली से थोड़ी मारी कि गांधी जी ऊपर 6 बार हमले हुए, हाँ। सन 36 से हो रहे थे हमले, तब तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। तो वो खतरा भी था, गांधी की विचारधारा से था। तो गांधी रहेगा तो विचारधारा इनकी जो दलित के लिए है, जो महिलाओं के लिए है, जो पिछड़ों के लिए है, जो अल्पसंख्यक के लिए, तो वो विचारधारा को ख़त्म करना चाह रहे थे। वो गांधी जी कहते थे कि सांप्रदायिक सद्भाव रहे, हिंदू मुस्लिम एकता रहे, वो इनको पछता नहीं था। तो ये खतरा तब भी लोगों ने देखा था, और उसके बाद हम लोग ने खामियाजा भुगता कि वो गांधी जी चले गए। और अब जो लोग हैं वो संविधान को ख़त्म करके हावी रहना चाहते हैं, लेकिन लोगों में अभी भी, हमारा देश में ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं और जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उनको जेल में जाना पड़ गया, चाहे उनकी जानें चली गई हैं और आज भी जेल में हैं,
चाहे वो यंग लोग हों, चाहे वो हमारे सुधा भारद्वाज जी जैसे लोग जी। हों, आदिवासी लोग हों, सारे लोग लगे हैं। मीडिया में भी ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो लगे हुए हैं, तो कर नहीं पाएंगे हमें नहीं लगता। हाँ, नुकसान उसका हम लोग जरूर भुगतेंगे और ये लंबा टाइम लगेगा इसको सुधारने में, करने में कितना नुकसान हो जाएगा। अब अभी देखिए, हम देख रहे थे कि हमारे जो बच्चा पैदा भी हो रहा है उसके ऊपर कर्जा 1,09,000 समथिंग है, जो अभी 10-15 साल पहले शायद था, वो हमने कहीं लिखा था 43,000 था 2013-14 में, 43,000 था। आज वो 1,09,000 समथिंग हो गया। तो हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं, हर बच्चा कर्जदार हो रहा है। और हम काम क्या कर रहे हैं विकास के नाम पर, कि हमने सड़कें हम बना रहे हैं 6 लेन 8 लेन, और रोज बुलडोजर से गिराया जा रहा है, लोगों का, गरीबों का घर गिराया जा रहा है, पर उनके लिए रोजगार नहीं, उनके लिए दवाई नहीं, उनके लिए शिक्षा नहीं है। आप बजट कट करते जा रहे हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी ख़त्म कर रहे हैं। बनारस की कारमाइकल लाइब्रेरी इतनी पुरानी आपने ख़त्म कर दिया। गांधी विद्या संस्थान, गांधी इंस्टीट्यूट, जयप्रकाश नारायण जी का पूर्वांचल की सबसे अच्छी लाइब्रेरी दीमक चाट रही है। देखिए, आपको तो ये कि हमें मॉल बनाना है, क्योंकि आप पूंजीपतियों के खेल में चल रहे हैं ना, आप टूरिज्म पैदा कर रहे हैं जी। तो टूरिज्म जो है वो कितने दिन तक चलेगा? हमारा इतिहास, हमारा हेरिटेज खत्म कर रहा है। आपने काशी विश्वनाथ मंदिर जो जिसके लिए लोग आते थे, आपने उसकी जो स्पिरिचुअलिटी थी वो खत्म करके टूरिज्म कर दिया। अब लोग टिकट लगा के जाइए, आप वीआईपी हो गए, आप नॉन वीआईपी हो गए। खैर, आपने सही कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का आपने जिक्र किया, जिसको कि कॉरिडोर में तब्दील किया गया। उसके लिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं की गई, कितने विध्वंस मंदिर, हाँ जी। वो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा भी था कि किस तरह से वो शिवलिंगों को नाले में फेंक दिया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो लगती है कि जो कल्चर था, जो पुरानी वास्तुकला थी, जो गलियां थी, जो गलियों की संस्कृति थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आज की तारीख में ये कितना भी कहें कि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन जो फॉरेनर पर्यटक आते थे वो आने धीरे धीरे अब उनमें बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। कुछ रोज पहले अभी हमको कुछ फॉरेनर्स मिले, हमने पूछा कि भाई 2-3 थे कि अब क्या इंटरेस्ट, आपको क्या बदलाव दिखाई दे रहा? कहा यहाँ कोई इंटरेस्ट अब नहीं है। वो गलियाँ उनको अच्छी लगती जी, वो घाट अच्छे लगते थे, अब आपने कंक्रीट घाट कर दिए हैं। गर्मी में वो तपता है, हाँ। आप चल नहीं सकते, तो आप पेड़ काटते जा रहे हैं। तो अब फॉरेनर्स को कोई इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। आप कहते हैं कि हम तो क्योटो बनाएंगे, तो क्योटो जब बनने का आया था, उस वक्त भी हम लोगों ने कुछ जापानीज लोगों से बात किया था, क्योंकि हम रिसर्चर भी हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमें क्योटो ही देखना होगा, तो हम जापान में है, हाँ। हम यहाँ क्यों आएंगे? तो आप वो ख़त्म कर रहे हैं जो हमारी साझी विरासत थी, जो साझी संस्कृति थी। बनारस का जो ताना बाना था, आप तो वो भी खत्म कर रहे। अब आप पूरी तरह से वो पूंजीपति, या वो एक, पहले हम लोग कहते थे साड़ी एक बुनकर है, फिर वो एक गृहस्था होता था, फिर वो गद्दीदार के पास। जी। अभी क्या, एक बुनकर है और सीधे मैन्युफैक्चरर हो। हाँ। तो वो मैन्युफैक्चरर बैठा है बम्बई और दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह, बेंगलोर में, वो वहाँ से ऑर्डर करता है बुनकर को। यहाँ पे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं जो व्यापारियों को उनका काम करते हैं, और वो पूंजीपति लोग हैं, वो सीधे सीधे मुनाफा कमा रहे हैं। अब विशुद्ध रूप से जो मेन जिनके हाथ में कला थी, जिनके हाथ में काम था, रोजगार था, जो और लोगों को रोजगार दे सकते थे, उन सभी चीज़ों को तो ये इन्होंने समाप्त कर दिया। और सीधा सीधा जो बड़े लोग हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उसी के परिधि में चारों तरफ आभा मंडल में सब कुछ केंद्रित कर दिया है, सारी व्यवस्था को वहीं पर केंद्रित कर दिया है। अब हम फिर से वापस लौटते हैं इसमें सीए के मसले पर। अगले महीने फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट दी है कि वो शायद 8 या 9 तारीख को जी उसकी सुनवाई करेंगे। सरकार से कुछ उन्होंने नोटिस जारी करके उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की, मांगा है। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पब्लिक के बीच में एक विचार आ रहा है कि कहीं
जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज तक का जो समय था कि उनको शाम को 5 बजे तक एसबीआई को अपना हलफनामा भी देना है, क्या उम्मीद करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें भी कुछ उस तरह का बड़ा निर्णय आ सकता है? देखिए, इस वक्त उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट से ही है और हमारे जज चंद्रचूड़ जी से ही है। जी। और जिस तरह से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किया है तो एक उम्मीद यहाँ भी दिखती है। अब इसमें 236 याचिकाएं लगी हैं सीए वाले पर, एनआरसी पर, जिसमें से सिर्फ एक है जो उसके पक्ष में है, बाकी सब विरोध में है कि इस पर स्टे लगना चाहिए। और लोगों की डिमांड भी ये है, एक अपील ये है कि भाई अगर आपने इसको अभी लागू रखा और लोगों को नागरिकता मिल गई और उसके बाद फिर कोई और दूसरा फैसला आया तो बहुत मुश्किल होगा कि एक बार किसी को नागरिकता आप दे दीजिए और फिर कहिए अब आपकी नहीं है। तो इसको हमें लगता है, उम्मीद है कि हमारे जजेस, लर्नड जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, सारे पहलुओं को देखकर कुछ फैसला देंगे, ठीक ठाक फैसला ही देंगे। 9 अप्रैल को इसका है। और बस बाकी लोगों से अपील यही रहती है कि भाई ये सब मुद्दों पे सड़कों पे ना आए, कोर्ट का जो फैसला है उसका आप सम्मान करिए। और हालात बहुत ख़राब हैं, देश हित में, समाज के हित में, संविधान हित में हमें अभी अपने आपस में हम लोग एकजुट होकर के ही इस चीज़ को देखें और फाइट करें करने के लिए। तो 9 अप्रैल को मुझे लगता है कि जजेस जो देंगे शायद ठीक ठाक ही देंगे, जिस तरह से अभी चल रहा है। कोई अब क्या फैसला देंगे तो हम नहीं कह सकते कुछ क्या करेंगे, पर उम्मीद है कि शायद ठीक ही फैसला है। मतलब आप को भी ये आपके साथ साथ जिस तरह से जनता के बीच में जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है, उससे बहुत ज़्यादा लोग आशान्वित हैं, न केवल माइनॉरिटीज़ बल्कि बाकी जो बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं वो लोग भी आशान्वित हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जो ये मान करके चलता है कि अगर हमको विकास करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि शांति हो, सद्भाव हो। बिना शांति और सद्भाव के तो हम कोई काम आगे कर भी नहीं सकते हैं। आप पूंजी निवेश की बात करते हैं तो वो भी जो बाहर से आएगा वो भी ये सोच करके आएगा कि यहाँ पर हमको काम करने का मौका मिले। रोज़ रोज़ की किचकिच वो नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो जहाँ तक आपने एक वर्ग से अपील की, हमको तो देखने को ये मिल रहा है कि अयोध्या में जिसका जो निर्णय आया, राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वहाँ से लेकर के और आज तक उस पूरी कम्युनिटी ने हिंदुस्तान में शांति सद्भाव बनाने का, आपसी जो भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदुस्तानी कल्चर है, उसको एडॉप्ट करने का, उसको कायम रखने की भरपूर कोशिश की है। मैं फिर से ये भी कहूँगा कि बाकी जो सेकुलर लोग हैं उनकी तादाद बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, तो वो लोग भी आगे आएंगे, आ रहे हैं, आगे आएंगे, आगे आने वाले दिनों में भी इस उम्मीद के साथ हम लोग इस देश को वास्तविकता में एक डेवलप कंट्री के रूप में देखेंगे। वो एक अलग चीज़ है कि हम $3 मिलियन, $5 मिलियन या 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना करें, वो ठीक बात है, होना चाहिए। हर नागरिक को गर्व होगा विकसित राष्ट्र बनने में। आप ने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि इस बातचीत को पूरी तरह से सुने होंगे, समझे होंगे, तो इसे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ें शेयर हों, लोग इस चीज़ों को समझ सकें। जी, जोड़ना चाहते हैं कि आपने भी उस बात को कहा कि राम मंदिर का जो फैसला है उससे लेकर और अभी तक में बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं कि माइनॉरिटी और एक तबका जो है बहुत धैर्य से, पेशेंस से उस फैसले को भी उसने एक्सेप्ट किया और एक बड़प्पन भी दिखाया, और कहीं हिंसा, कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं आई, और या फिर और भी जो नफ़रत की जो चीज़ें चल रही उस पर भी उसका जो स्टैंड रहता है वो पीसफुली या चाह रहा है कि एक तहजीब बनी रहे और कहीं ना कहीं वो देश हित में वो कर रहा था। और उसका एक रिज़ल्ट ये भी है कि
उन अल्पसंख्यक या मुस्लिम्स की लड़ाई जो लड़ने वाले लोग हैं वो नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं। उन मुसलमानों की जो आज उन पर अत्याचार हो रहे हैं या उन पर जो हमले हो रहे हैं उसकी लड़ाई अगर आप देखिए तो 99% शायद, तो कहीं शायद 100% शायद हिंदू ही है। चाहे उसमें आप जजेस को देखिए, अरे सॉरी आपके वकील जो सीनियर एडवोकेट्स हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे मीडिया में लोग हों, तो उसमें अगर आप देखिए जितने मीडिया में लोग हैं, वो रवीश कुमार हो या आप हैं, प्रसून वाजपेयी हैं, तीस्ता चतरवाल हो या पूर्वानंद हो, योगेंद्र यादव जी हो, बहुत से ऐसे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। कुछ लोग हम लोग जानते हैं, कुछ सुधा भारद्वाज जी हैं जी। तो ये लोग जो खड़े हैं इसका भी एक हिम्मत उनको मिलती है कि हमारी लड़ाई, हमारे बारे में बोलने वाले ऐसे लोग हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और ये वक्त बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम फिर से एकजुट होकर के और एक नया समाज, नया देश बनाने के लिए आगे आएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने अभी हम लोगों की चर्चा सुनी, निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।